नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज का फाइनल प्राइम टाइम। मोदी सरकार के 5 मंत्री पूरी एबीसीडी बजट की आपको समझाएंगे, साथ ही विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे। इसकी खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले नजर इस वक्त की 50 बड़ी हेडलाइंस की। अयोध्या के राम सेवक पुरम पहुंच चुके हैं शिलाएं, भक्तों में उत्साह। अयोध्या में आतिशबाजी के साथ शालिग्राम शिलाओं का स्वागत, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। शालिग्राम को स्पर्श करने की कोशिश कर रहे हैं लोग, सड़क के दोनों तरफ से बरसाए गए। तो नेपाल की गंडक नदी से निकले हैं शालिग्राम, इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएगी भगवान श्री राम की मूर्ति। कल राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किए जाएंगे दोनों शिलाखंड। अयोध्या में दोनों शिलाखंडों की होगी विधिवत पूजा। अयोध्या के राम सेवकपुरम में राम के पूरे जीवन को दर्शाने के लिए मूर्तियों का निर्माण, पत्थरों को तराशने का काम जारी। अयोध्या की कार्यशाला में रखी जाएंगी शालिग्राम शिलाएं, कार्यशाला से मंदिर परिसर में ले जाए जाएंगे पत्थर। शिलाओं की एक झलक के लिए रास्ते में हजारों की संख्या में उमड़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। शालिग्राम शिला लाए जाने से अयोध्यावासी बेहद खुश। श्रद्धालुओं ने कहा कि अटूट है राम सिया का बंधन। दोनों शिलाखंडों को लेकर के कल अयोध्या में बड़ा आयोजन। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने लोगों से पूजा में शामिल होने की अपील। मुंबई के दादर में शिवसेना भवन के सामने कार में लगी आग, आवाजाही के लिए बंद किया गया। मुंबई के धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में लगी आग, हादसे में एक महिला की मौत। कार में लगी आग, कार में सवार सभी लोग सुरक्षित। भिवंडी के केमिकल में भरे ड्रम में धमाका हुआ, हादसे में 2 लोगों की मौत। पुणे सोलापुर हाईवे पर बस और ट्रक की टक्कर हुई, हादसे में 4 की मौत हुई, 15 लोग घायल। कानपुर में पेंट की दुकान में लगी आग, आसपास के इलाकों में मची अफरा। वाड़ा में डिवाइडर से टकराने के बाद मर्सिडीज कार में लगी आग, मौके पर चालक की मौत। बात की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक बार फिर विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग, पुलिस के पहुंचने पर प्रदर्शन हुआ, हिरासत में कई छात्र। बिहार बोर्ड की परीक्षा के दौरान सेंटर्स पर सख्ती, एग्जाम सेंटर्स पर छात्रों के जूते मोजे उतरवाए गए। पटना के एक बारात में 2 गुटों में झड़प हुई, मारपीट के बाद जमकर हुई फायरिंग, 2 लोग घायल। मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2023-24 का बजट का समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना के साथ यह अमृतकाल का पहला बजट। बजट पर पीएम मोदी का बयान, बोले गरीबों का सपना पूरा होगा। बजट में महिलाओं के लिए बचत योजना, ये बजट मजबूत नींव का निर्माण करेगी। बजट में टैक्स पेज के लिए खुशखबरी, 7 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। बजट में इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में छूट का ऐलान, मोबाइल और टीवी सस्ते होंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बजट को मिडिल क्लास के लिए तोहफा बताया, कहा भारत के भविष्य के लिए उज्जवल बजट। राजस्थान नबार्ड से शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि वित्त मंत्री ने अच्छा बजट पेश किया, देश का आर्थिक विकास करने वाला बजट। बजट को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर हमला, ट्वीट पर लिखा कि मित्रकाल बजट में रोजगार और महंगाई का कोई जिक्र नहीं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का बयान, कहा वित्त मंत्री ने गरीबी बेरोजगारी का जिक्र नहीं किया, बजट में कहीं भी समानता असमानता की बात। नीतीश कुमार ने बजट को बताया निराशाजनक, कहा इसमें दूरदृष्टि का अभाव है, बिहार को इस बजट से निराशा हासिल। नीतीश कुमार ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया, कहा बजट में 2000 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज की मांग, इसे नहीं दिया। दिल्ली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, मेघालय नागालैंड विधानसभा को लेकर चर्चा हुई। वहीं 6 फरवरी को कर्नाटक दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बेंगलुरु में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया एनर्जी वीक का शुभारंभ किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को भेजा अमेरिका आने का न्योता, जून जुलाई के महीने में अमेरिका जा सकते हैं पीएम। बजट सत्र की रणनीति को लेकर के विपक्षी दलों की बैठक, राज्यसभा नेता विपक्ष के दफ्तर में कल सुबह 10 बजे मीटिंग होगी। कल कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक, बजट सत्र की रणनीति तैयार करने को लेकर मीटिंग की जाएगी। 6 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। दिल्ली एलजी ने सीएम केजरीवाल के प्रस्ताव को मंजूरी दी। गुरदासपुर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, बोले बॉर्डर पर पाकिस्तान कर रहा है नशे की तस्करी। नीतीश के मंत्री चंद्रशेखर की धार्मिक सियासत, बोले भगवान को बचाकर दें बयान, वरना वोट नहीं देगा। प्रसाद मौर्य और राजेंद्र गौतम के बीच चर्चा की बात कर रहे हैं बिहार के शिक्षक। कोची पहुंचे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, तटरक्षक बलों के परेड की सलामी। मामले में कई संदिग्ध हिरासत में लिए गए, आत्मघाती हमले को भी 100 से ज्यादा। ईरान की राजधानी तेहरान में भारी बर्फबारी, कई रास्ते बंद हुए, स्कूलों की छुट्टी घोषित। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिक की गहरी बर्फ को ड्रिल करने का काम जारी, बर्फ को 808 मीटर तक ड्रिल किया गया। इजराइल में तूफान का कहर जारी है, कई जगहों पर यातायात प्रभावित हुआ। भूकंप के तेज झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6।
म्यांमार में 6 महीने में बढ़ाई गई इमरजेंसी डिफेंस और सिक्योरिटी काउंसिल ने मिलिट्री के प्रस्ताव पर मुहर। लंदन में अच्छी सैलरी के लिए कामगारों का प्रदर्शन, यातायात प्रभावित हुआ, कई जगह रोकी गई ट्रेन। हवाई के पल्लो वैली में घर में पहाड़ से गिरा बड़ा पत्थर, बाल बाल बचे महिला। में नॉर्थलैंड में आपातकाल हटा, तूफान के कम होते ही सरकार ने घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर पर एक बार फिर एफबीआई की छापेमारी, क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट घर पर रखे जाने से जुड़ा है मामला। Joining me today on the budget is Mr. Ashwini Vaishnav, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन टेलीकॉम्स, आईटी एंड रेलवेज मिनिस्टर। Ashwini Vaishnav ji, the first question everybody is asking is, do you think this was an election budget? Was there a great temptation कि आप चुनावी साल में जा रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं और इस साल 9 राज्यों के भी चुनाव हैं, तो एक पॉपुलिस्ट सा बजट सबके लिए कुछ ना कुछ हो, लेकिन ऐसा बजट देने के बावजूद समवेयर और द अदर एक लाइन रखी गई है कि बिल्कुल सब कुछ लुटाना नहीं है, फिस्कल डिसिप्लिन भी रखा गया है। इसके पीछे की सोच क्या थी? व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड दिस यूनियन बजट ऑफ 2023? If you look at all the budgets that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government has presented so far, there is a very clear vision, there is a very clear thought process, there is a very clear economic strategy behind it. In today's world, where the entire world is facing so many challenges, हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, ऐसा सारी दुनिया आज बोल रही है। आज का जो बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, उसमें प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को बहुत क्लियरली आगे ले जाया गया है। अब इस बजट से भारत ब्राइट स्पॉट तो उभरा है ही है, अब दुनिया का ग्रोथ इंजन भारत बनेगा, ये पहली बात। दूसरा पॉइंट ये, समाज के जो वंचित मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं, उन सब सेक्शंस के लिए एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले तरीके इन पीपल्स लाइव्स को ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, वो सब सोच के बजट को बनाया गया है। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि रेलवे बजट आना जरूर बंद हो गया है, लेकिन 2.5 लाख करोड़ का जब आउटले होता है रेलवे बजट का, तो कोई डिटेल डॉक्यूमेंट कि कितनी ट्रेन्स बढ़ेंगी, कितने सेफ्टी मेजर्स लिए जाएंगे, सुविधाएं कहाँ बढ़ेंगी, उस पर कोई ट्रांसपेरेंट अवेलेबिलिटी होगी लोगों को देखने के लिए कि प्लान क्या है रेलवेज का इस साल के लिए? हाँ, बिल्कुल होती है। जब डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स पेश किया जाता है, उसमें एक एक प्रोजेक्ट का विवरण होता है, एक एक प्रोजेक्ट का अप्रूवल पार्लियामेंट से लिया जाता है, और ये प्रोसेस बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। डिटेल डिमांड फॉर ग्रांट्स 3 फरवरी को पेश किया जाएगा। डेफिनेटली उसमें कंप्लीट डिटेलिंग उसमें आ जाती है। We had done a dipstick survey yesterday on social media, and about 50% of the respondents, 50% लोगों का, पब्लिक का ये कहना था कि इन्फ्लेशन, महंगाई और बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों मुद्दे जो हैं ये सबसे ज़्यादा चुनौती वाले हैं देश की जनता के लिए। आपका बजट इन दोनों मुद्दों को कैसे एड्रेस करता है? इन्फ्लेशन अभी आप देख रहे हैं वर्ल्ड में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, उस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को अगर आप देखें, यूएस में 40 साल में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है, 8% प्लस, अब थोड़ा सा कम होकर 7 पॉइंट समथिंग आया है। यूरोप में, यूके में, दुनिया के सभी देशों में अगर आप देखेंगे, बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप, एक मैसिव जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस से गुजर रही दुनिया। ऐसे में प्रधानमंत्री जी के फोकस्ड इंटरवेंशन के कारण इन्फ्लेशन आज हिंदुस्तान में मॉडरेट है, अंडर कंट्रोल है। कंपेयर टू यूएस 8%, हिंदुस्तान 5.9%। तो ये
बहुत ही केयरफुली हैंडल्ड सब्जेक्ट है, जिसमें संवेदनशीलता के साथ काम किया गया है और उसका रिजल्ट भी दिखाई देता है। ग्रोथ प्रोड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट, और आज अगर आप देखें दुनिया के ज़्यादातर देशों में 1.2% ग्रोथ रेट्स हैं और हिंदुस्तान में 7% ग्रोथ रेट है, जो अगर हम समकक्ष अपने इक्विवेलेंट इकोनॉमीज़ को देखें। मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि आज के बजट में ग्रोथ, इन्फ्लेशन, संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को, और 2047 तक हिंदुस्तान डेवलप्ड नेशन बन के उभरे, उसकी फाउंडेशन रखी गई है। और इस बजट से दुनिया में हिंदुस्तान ग्रोथ इंजन बन के उभरेगा। टेलीकॉम, डिजिटल और रेलवे, इन तीनों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे एलोकेशंस किए हैं, नए प्रोग्राम्स घोषित किए हैं। आपने देखा 5G के लिए, 5G 1 अक्टूबर को रोल आउट हुई थी हिंदुस्तान में। हमने टारगेट लिया था कि मार्च 31 तक 200 शहरों को कवर करेंगे। ऑलरेडी फरवरी के फर्स्ट वीक में 200 से अधिक शहर कवर हो चुके हैं। वर्ल्ड ओवर दिस इज़ द फास्टेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ 5G टेक्नोलॉजी। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने बजट में इंक्लूड किया है एक इनिशिएटिव, 100 5G लैब्स। इमेजिन हाउ पावरफुल इंडिया विल बिकम इन 5G टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ दिस इनिशिएटिव। साथ ही साथ AI के लिए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पेमेंट में जो इंडिया की सक्सेस रही है, कोविन में जो सक्सेस रही है, पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बनाने से, उसी सक्सेस को एग्रीकल्चर के लिए, उसी सक्सेस को लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत ही फार रीचिंग थॉटफुल बजट है। देश का बजट सामने आ चुका है और इस बजट को और सरल भाषा में समझाने के लिए और जो विपक्ष के आरोप हैं उन पर सफाई देने के लिए, जवाब देने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी जुड़ रहे हैं। पीयूष गोयल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। नमस्कार। पीयूष जी, ये इत्तेफाकी है कि पिछली बार जब सरकार ने टैक्स की दरों में रियायत दी थी तब बजट आप ही पेश कर रहे थे, और इस बार जब हम उसको समझने के लिए बैठे हैं तो भी आप ही हमारे साथ हैं। और मैं उस पर थोड़ी चर्चा करूं उससे पहले इस बजट को लेकर जो बातें रखी जा रही हैं उस पर आपका टेक अवे क्या है, क्योंकि आप पूरे फाइनेंस को, इस सेक्टर को अच्छे से समझते हैं, खुद वित्त मंत्री रह चुके हैं, तो आपके हिसाब से 2-3 टेक अवेज क्या है आज के इस बजट के बड़े पॉइंटर्स? मैं समझता हूं सबसे पहले तो ये बजट वास्तव में एक ऐसी दिशा दिखाता है जो विश्व में सभी लोग आज पहचान रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था ही आगे चल के विश्व की अर्थव्यवस्था को बल देगा। इस बजट में अगर आप देखें तो बड़ा होलिस्टिक थिंकिंग है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस, और छोटा मोटा फोकस नहीं। 4 साल पहले 3.5 लाख करोड़ का कैपेक्स बजट था, आज 10 लाख करोड़, और इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखें तो 13.5 लाख करोड़। अब इसका जो मल्टीप्लायर इम्पैक्ट इकोनॉमी पे होता है, जो डिमांड पुश इससे आती है, जो रोजगार और काम के अवसर मिलते हैं, जो अलग अलग सेक्टर्स को इसका लाभ होता है, इसको आप भली भांति देख सकते हैं। अलग अलग वर्ग, चाहे टूरिज्म हो, कौशल विकास हो, विश्वकर्मा योजना से किसानों की बात हो, युवा युवतियों की महिला शक्ति को और सशक्त बनाने की बात हो, मैं समझता हूं 140 करोड़ भारतीयों की चिंता करने वाला बजट अपने आप में एक नया मिसाल भी पेश कर रहा है और आगे आने वाले अमृतकाल के 25 साल के लिए भारत को आत्मविश्वास के साथ आगे जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। पीयूष जी, आज जब बजट आने वाला था और हम लोगों से बात कर रहे थे तो मिडिल क्लास जो है वो इस हालत में था कि उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि उसको कुछ मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बजट आया, उसके लिए टैक्स की दरों में छूट भी दी गई, और नितिन गडकरी जी का मैं बयान सुन रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि मिडिल क्लास के लिए बहुत कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे लोग इस पर चर्चा करने लगे, विपक्ष का आरोप ये लगा कि एक तो आपने नेक्स्ट ईयर इलेक्शन है इसलिए ये देखते हुए किया है, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये झुंझुने टाइप है, इसमें कोई बहुत फायदा नहीं होगा, बहुत लोगों को फायदा नहीं होगा। ये टैक्स स्लैब में जो छूट है इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास के लिए बहुत हुआ है,
और कई वर्षों में हुआ है। हर वर्ष कुछ ना कुछ तरीके से, कई बार प्रोसीजरली प्रोसेस में, कई बार टैक्स के राहत में, कई बार एग्जेम्पशंस के लिमिट्स के माध्यम से, मैं समझता हूँ 2014-15 से ही लगातार मिडिल क्लास के ऊपर चिंता की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का इस बजट में भी मध्यम वर्ग के बारे में चिंता साफ तौर पर जाहिर होती है। मैं समझता हूँ मिडिल क्लास का जो एक नॉर्मल अपेक्षा होती है वो होती है मेरा जीवन सरल हो, मुझे काम के नए अवसर मिले, मेरी टैक्स की प्रक्रिया सरल हो, मेरे टैक्स की प्रक्रिया के माध्यम से जो मैं टैक्स देता हूँ उसका सदुपयोग हो। और मैं तो दिन भर दिन रात लोगों से मिलता जुलता हूँ, देश भर में छोटे व्यापारी, कामगार, उद्योग जगत के लोग, निर्यातक, मध्यम वर्गीय लोगों के साथ मेरा उठना बैठना बहुत रहता है। मैं समझता हूँ कि सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक ईमानदार सरकार 9 वर्ष तक, एक निर्णायक सरकार, एक ऐसी सरकार जो देश की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत कर रहे, एक ऐसी सरकार जो चिंता करता है कि 11.5 करोड़ हमारी माता बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को शौचालय के लिए खेत में या बाहर जाना पड़े, एक ऐसी सरकार जो 3.5 करोड़ गरीबों को मुफ्त में जब घर देके उनके जीवन को एक पूरी तरीके से उज्जवल बना देता है, एक नया मोड़ पे ले जाता है। जब सदुपयोग होते हैं उनके पैसे का तो कोई मध्यम वर्गीय सिर्फ टैक्स की रेट नहीं देखता है, उसको एक आनंद आता है कि देश के निर्माण में मेरा भी योगदान है। साथ ही सर इसमें एक और प्रश्न जो उठ रहा है, जो विपक्ष का आरोप भी है कि मनरेगा को लेकर कुछ नहीं बताया, गरीबों के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। अभी मेरी राकेश टिकैत से बात हुई, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि किसानों को लोन देने की बात इसलिए कि उनकी जमीन हड़प लेंगे। हालांकि अब ये ऐसी बातों का क्या ही जवाब दिया जाए, लेकिन गरीबों के लिए और एमएसएमई के लिए जो किया गया है उस पर भी थोड़ा हाईलाइट कीजिए सर। देखिए, जहां तक गरीबों की बात है, ये पूरा बजट और ये सरकारी गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। आखिर आप बताइए, जब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त में अनाज और 28 महीने तक तो डबल अनाज दिया गया, कि जिससे जब कोविड का समय था, थोड़ी आर्थिक समस्याएं भी थी, तो किसी को भूखा ना सोना पड़े, तब जिस प्रकार से देश में व्यवस्थाएं बिठाई गई, एक भी व्यक्ति, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसको रात में किसको भूखा सोना पड़ा। 50 करोड़ गरीबों को जब आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त में इलाज होता है तो पैसा तो बजट में से ही आता है ना। तो आज देश निकल पड़ा है और गरीबों की जो रोजमर्रा की समस्याएं रहा करती थी पहले, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, इन सबको तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरी तरीके से संभाला ही है। आज 8वीं कक्षा तक सबकी शिक्षा फ्री है, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज मिलता है, 3.5 करोड़ लोगों को घर दिया गया है। आखिर उन सबका जीवन में जो अमूलचूल परिवर्तन आया है तो आपने देखा ही है। तो मेरे ख्याल से अब देश का आत्मविश्वास बढ़ते जा रहा है और हमारे किसानों के लिए, हमारे गरीबों के लिए अब नई नई टेक्नोलॉजीज को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसानों के लिए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है जिससे उनकी आमदनी बढ़े। अब राकेश टिकैत जी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में शुगर के किसान, शुगर केन के बहुत बड़े पैमाने पे, टिकैत जी भूल रहे हैं कि कैसे उनको संघर्ष करना पड़ता था और उनके परिवार के सदस्यों ने कैसे दिन रात धरने किए हैं और संघर्ष किया है कि शुगर केन के, गन्ना के किसानों के लिए। आज गन्ना किसान खुश है, उनको अच्छी कमाई होती है, उनका यील्ड बढ़ा है, उनका एफआरपी बढ़ाया गया है और कंज्यूमर भी खुश है क्योंकि उनके ऊपर बोझ नहीं डाला गया। सस्ते में चीनी भी मिलती है। इथेनॉल पे फोकस किया गया, इथेनॉल 1% से 10% तक चला गया है। उससे पर्यावरण को भी लाभ है और फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है, इंपोर्ट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो सोच है वो ऑलवेज बड़ी होलिस्टिक रहती है। वो एक दिशा को नहीं सोचते और चारों दिशा को कैसे लाभ हो सकते हैं। स्मृति ईरानी जी, टाइम्स नाउ नवभारत पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज
पब्लिक के सवालों से शुरू करती हूं। पब्लिक खुश है कि मिडिल क्लास, सैलरीड क्लास को कुछ ना कुछ छूट मिली है, कुछ गिफ्ट मिला है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की तरफ से, महिलाओं को मिला है, सीनियर सिटीजन्स को मिला है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना है ये अमृत काल का नहीं, मित्र काल का बजट है। आप मानती हैं ये मित्र काल का बजट है? देखिए नाविका जी, मैं आपका विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि आज जब 80 करोड़ नागरिकों को मुफ्त अनाज देने की बात की जाती है, गरीब तक ये मुफ्त अनाज 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करके भारत सरकार ये उपलब्ध कराने वाली है, तो आपने ऐसे गरीबों को मोदी जी का मित्र कहा। मैं आभारी हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% की वृद्धि की जब घोषणा वित्त मंत्री जी कहती हैं वो गरीब के लिए घर न बनने वाला है, 3 करोड़ घर बन के गरीब को दे दिए जा चुके हैं। आपने आज उस गरीब को मोदी जी का मित्र कहा, मैं बहुत बहुत आपका अभिनंदन करती हूँ। 11 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मोदी जी ने बना कर दिया, उसके लिए वित्तीय आवंटन हो चुका है सालों साल। लेकिन आज आपने उन गरीबों को भी मोदी जी का मित्र कहा, इसके लिए मैं अभिलाषी हूं कि आपका अभिनंदन करूं। 40 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों का पहली बार जीवन में बैंक का खाता मोदी सरकार ने खोला, आपने उन 40 करोड़ हिंदुस्तानियों को मोदी का मित्र कह दिया, उसके लिए आपका अभिनंदन करती हूँ। तो अगर मित्रों का ये बजट है तो मैं निश्चित रूप से गरीब मध्यम वर्गीय परिवार मोदी जी के मित्र हैं, और देश की महिलाएं अपने भाई को आशीर्वाद दे रही हैं, मैं ये अभिनंदन जरूर स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। तो स्मृति ईरानी जी, क्या मैं ये समझूं ये अभिनंदन आप राहुल गांधी का कर रही हैं? नहीं, मैं आपका कर रही हूं, क्योंकि मित्र काल का बजट तो राहुल गांधी जी ने बुलाया था। तो ये बजट गरीब, क्योंकि देखिए अब मैं नहीं जानती किस गांधी ने क्या कहा आज, चाहे वो राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि महात्मा गांधी ने कहा था कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और आज उस आत्मा को समर्पित ये बजट था जब सेल्फ हेल्प ग्रुप में 9 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के लिए व्यवस्था का संचार कैसे होगा इसका प्रस्तुतिकरण वित्त मंत्री ने किया। आज ये गांव का बजट है क्योंकि इसमें 20 लाख करोड़ एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंड की बात नरेंद्र मोदी सरकार ने की। आज ये गांव का बजट है क्योंकि 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा, 11 करोड़ से ज्यादा किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक के खाते में गया है। एनिमल हस्बेंड्री हो, फिशरी हो या फिर लॉन्ग स्टेपल कॉटन हो, इन सब का उल्लेख आज बजट में था। तो जिस ग्रामीण अंचल को भी ये बजट समर्पित है, महात्मा गांधी के शब्दों में कहना चाहती हूँ, हिंदुस्तान की आत्मा अगर गांव में है तो गांव को भी समर्पित ये बजट था। अब सोनिया जी या राहुल जी क्या कहते हैं उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखती। स्मृति जी, लोगों का यह कहना है कि 2 सबसे बड़े मुद्दे थे आम आदमी के सामने, वो थी महंगाई और बेरोजगारी। आपको लगता है इस बजट में पूरी मात्रा में महंगाई और बेरोजगारी को सॉल्व करने के लिए बजट में प्रावधान है? नाविका जी, अगर आज एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आप पूछें कि अभी रिमोट के साथ साथ उनके हाथ में क्या है, तो निश्चित रूप से कहेंगे उनके हाथ में फोन है। और आज डेटा की जो कॉस्ट है वो 27 गुना कम हुई है 8 सालों में, और ये संभव मोदी सरकार में हुआ है। जो विशेषज्ञ अभी आप जिनका बाइट चला रही थी, उन विशेषज्ञ से अगर आप पूछते जब उनकी सरकार थी तो टूथपेस्ट, साबुन, उस पे 27% का टैक्स वो वसूलते थे गरीब से और मिडिल क्लास से, जो मोदी सरकार ने घटा दिया। आप टूथपेस्ट और साबुन तो छोड़िए, किशमिश पर 12% का टैक्स गांधी खानदान की सरकार लगा के बैठी थी जब उनकी सरकार थी। मोदी सरकार ने उसको घटाकर 5% किया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप मिडिल क्लास परिवार के खर्चे देखें तो सबसे बड़ा खर्चा अगर आता है विपदा की घड़ी में तो वो आता है दवाई पर। आज 9000 जनौषधि केंद्र खुल चुके हैं देश में, उसमें अगर आप डायबिटीज की दवाई ले लें तो डायबिटीज की दवाई ही 80% कम में आज बिक रही है जनौषधि केंद्र में। उसमें बड़े घर के लोग निश्चित रूप से नहीं जाते, वो मैं स्वीकार करती हूँ। डायलिसिस की बात ले लीजिए नाविका जी, तो आज 670
27 जिलों में 1324 डायलिसिस सेंटर भारत सरकार चलाती है। बाहर जाके अंतिम उदाहरण आपको देती हूँ, शहर में रहने वाले किसी भी मध्यम वर्गीय परिवार से पूछिए कि आपकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती हैं। जी मेरे गार्बेज डिस्पोजल की क्या व्यवस्था है, सुअर की लाइन की क्या व्यवस्था है, मेरी गली को कैसे ठीक रख सकते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी तो अर्बन लोकल बॉडी को वो लोग मात्र 1 लाख करोड़ रुपया देते थे। मोदी सरकार ने, अगर आप 2014 से लेके 22 का आंकड़ा ले ले, तो 18 लाख करोड़ रुपया दिया है। तो मिडिल क्लास की इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स को और सुदृढ़ करने के लिए अगर मोदी सरकार के आवंटन और कांग्रेस सरकार के आवंटन को आप देखें तो दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। दूसरी और अंतिम बात इस छंद में, आज जब वित्त मंत्री जी का भाषण चल रहा था, आपने निश्चित रूप से सुना कि ईपीएफओ में इजाफा हुआ है, डबल हो गया, 27 करोड़ लोग अब उसमें सम्मिलित हैं। ये 27 करोड़ लोग हैं कौन? मिडिल क्लास परिवार के ना, साधारण परिवार के। इसलिए आज के बजट को सुन के अगर भारत प्रफुल्लित है और विपक्ष नाराज है तो ठीक है। Anurag Thakur ji, thank you very much for joining us here on Times Network. I want to ask you first, with the political reaction that has just come in from Mr. Rahul Gandhi. He says मित्र काल का बजट है, इसमें ना विजन है, ना बेरोजगारी हटाने की कोई स्कीम, ना महंगाई टैकल करने की कोई स्कीम, नो इंटेंट टू स्टेम द इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटीज को भी सॉल्व करने का कुछ भी नहीं है बजट में। राहुल गांधी को आप आज क्या कहेंगे? विकसित भारत का संकल्प है और ये अमृतकाल का पहला बजट विकसित भारत के इस विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक नींव रखने का काम कर रहा है। ये बजट हमारे गांव का, गरीब का, महिला मजदूर का, मध्यम वर्ग का, नौजवान और किसान का बजट है। मैं कहूँगा नाविका जी, ये खुशहाली का बजट है, खुशियों का बजट है। और शायद राहुल गांधी जी को गरीब की खुशी इसमें नहीं दिख रही है, मध्यम वर्ग महिला की खुशी इसमें नहीं दिख रही है। मैं इसलिए 2-3 बातें इस पर जरूर कहूँगा। हमने 3 करोड़ 25 लाख पक्के मकान बनाकर गरीबों को दिए। 3.25 करोड़ गरीबों को लखपति बनाने का काम 7 वर्षों में मोदी सरकार ने किया है। और इस बार 66% की वृद्धि हमने 79,000 करोड़ रुपीस, 79,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना में रखा है। इसी तरह से ही कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले जो है वो 7,30,000 करोड़ से बढ़ाकर 10 लाख करोड़ किया है। 33% की वृद्धि। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 10 लाख करोड़ रुपया किया है। रेलवे बजट 2,40,000 करोड़, कांग्रेस के 2013-14 के बजट के मुकाबले 9 गुना ज्यादा है। आज तक का सबसे ज्यादा आउटले रेलवे बजट का किया है। यही नहीं, 20 लाख करोड़ रुपया हमने किसान क्रेडिट के लिए रखा है और उसमें मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी इसके लिए रखा है ताकि वहां पर किसानों की आय बढ़ सके। 2 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई क्रेडिट के लिए रखा है ताकि वहां पर हमारे करोड़ों नौजवानों को इसका लाभ मिल सके, जो सबसे ज्यादा रोजगार वहां पे उत्पन्न करता है। हमारे फ्यूचर वर्क्स 4.0, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, कोडिंग हो, हमारी मशीन लर्निंग हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। 47 लाख युवाओं को हम स्टाइपेंड देने का काम अगले 3 साल में करेंगे। 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खोलेंगे। 30 स्किल इंडिया के इंटरनेशनल सेंटर हम भारत में खोलने जा रहे हैं। शायद राहुल गांधी जी को ये नहीं दिखता। और ये भी कहूंगा, महिलाओं के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो 80 लाख 9 करोड़ महिलाएं हैं, उनके लिए उनको और ऑर्गेनाइज करने का और बड़ी मार्केट देने का काम करेंगे उनकी स्किलिंग के साथ साथ। इसके साथ साथ महिला सम्मान बचत पत्र 2 लाख रुपए तक का 7.5% उसका इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2 साल तक के लिए, वो उसमें अवसर दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम है, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख रुपए बचत तक का कर दिया है। अब इनको तो कभी नजर नहीं आएगा कि मिडिल क्लास करते थे, 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख इनकम टैक्स में छूट कर दी। एक तरफ ये कहते हैं कि आपने लोक लुभावन बजट दिया है, दूसरी तरह से कहते हैं कि बजट में है कुछ नहीं। तो कांग्रेस कंफ्यूज नजर आती है।
अनुराग ठाकुर जी, एक सवाल ये भी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो जरूर बढ़ा है, लेकिन किसानों के लिए जो आउटले था वो 68,000 से कम होकर 60,000 हो गया है। मनरेगा में जो आपने आउटलेज रखे थे वो कम हो गए हैं, यानी कि गरीबों के जो उत्थान के लिए आउटलेज थे उसमें कम घटौती हुई है, और विपक्ष का कहना है कि इसीलिए ये आम आदमी या गरीब के खिलाफ का बजट है। इस पर आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं कहूंगा कि किसानों को किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री मोदी जी ने दी। 11 करोड़ किसानों को 2.25 लाख करोड़ रुपया दिया है, और इसमें महिला किसान भी करोड़ों की तादाद में है। यही नहीं, जहां दुनिया भर में रेट बढ़ गए थे हमारे फर्टिलाइजर के, हमने फर्टिलाइजर के रेट जहां दुनिया में 3 गुना बढ़े, हमने भारत के किसानों पर कोई बोझ नहीं पड़ने दिया। जहां एक और किसानों को हम प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के लिए भी कर रहे हैं। यही नहीं, have come down. Question here is also, given the fact that there are high fuel prices across the world, but in India fuel is also used by the farmers. Do you think no subsidy on petroleum products is something that the economy is ready for at this moment? नाविका जी, इसमें मैं आपको 2 उदाहरण दे दूं। एक तो पड़ोसी देशों की हालत आपने 2 की देखी होगी, क्या हालत है वहां पे, पेट्रोलियम के दाम अब कहां तक पहुंच गए हैं। मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि राज्य की सरकारें क्या कर रही हैं। क्या राहुल गांधी जी ने राजस्थान की सरकार को पूछा कि श्रीगंगानगर में जो रेट है तेल का, वो साथ लगते पंजाब से कितना ज्यादा है या हरियाणा से कितना ज्यादा है? कभी नहीं पूछा होगा। 2 राज्य साथ में लगते हैं, सबसे ज्यादा रेट है वहां पर। कारण, अब केंद्र ने तो अपने टैक्सेस में कटौती कर दी, विपक्षी राज्य जो है वो टैक्स में कटौती नहीं करते। तेलंगाना की क्या हालत है, आपने कभी चेक किया क्या? हमने तो छूट दी है, हमने वहां पे लगातार प्रयास किए हैं। ये चुनावी और बजट हमने है? किसानों को 1.5 गुना ज्यादा, कम से कम उनकी लागत का पैसा दिया है, और दुनिया भर में अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे पहुंचाने का काम किया। आपदा में भी ऐसे निर्णय लिए, डिफेंस, स्पेस, कोल माइनिंग जैसे सेक्टर्स को खोलने का काम किया। आज उसमें हमें गति मिल रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। इस साल भी 7% की ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद है। लेकिन आप हर किसी को चुनाव के साथ मत देखिए। ये तो विकसित भारत बनाने के लिए नींव रखी है, ताकि हमारी इंडस्ट्री भी बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े। हमने 14 PLI स्कीम्स लेकर आए। मोबाइल का उदाहरण देता हूं, पहली का, हम लोग 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर थे, आयात करने वाले। आज हम 2nd लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। कैसे बने? 5 साल में बन गए। हम चुनाव को देख के निर्णय नहीं लेती मोदी सरकार, हम लोग भारत कैसे आगे बढ़े अन्य क्षेत्रों में, उसको लेकर सोचते हैं। And joining me today on the budget is Mr. Ashwini Vaishnav, केंद्रीय मंत्री हैं, यूनियन टेलीकॉम्स, IT and Railways Minister. Ashwini Vaishnav ji, the first question everybody is asking is, do you think this was an election budget? Was there a great temptation कि आप चुनावी साल में जा रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं और इस साल 9 राज्यों के भी चुनाव हैं, तो एक पॉपुलिस्ट सा बजट सबके लिए कुछ ना कुछ हो। लेकिन ऐसा बजट देने के बावजूद समवेयर और द अदर एक लाइन रखी गई है कि बिल्कुल सब कुछ लुटाना नहीं है, फिस्कल डिसिप्लिन भी रखा गया है। इसके पीछे की सोच क्या थी? व्हाट्स द थिंकिंग बिहाइंड दिस यूनियन बजट ऑफ 2023? If you look at all the budgets that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji's government has presented so far, there is a very clear vision, there is a very clear thought process, there is a very clear economic strategy behind it. In today's world, where the entire world is facing so many challenges, हिंदुस्तान एक ब्राइट स्पॉट की तरह उभरा है, ऐसा सारी दुनिया आज बोल रही है। आज का जो बजट प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, उसमें प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को बहुत क्लियरली आगे ले जाया गया है। अब इस बजट से
भारत ब्राइट स्पॉट तो उभरा है ही है, अब दुनिया का ग्रोथ इंजन भारत बनेगा, ये पहली बात। दूसरा पॉइंट ये, समाज के जो वंचित मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं उन सब सेक्शंस के लिए एक बहुत ही संवेदनशील तरीके से, बहुत ही टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाले तरीके से, बहुत ही दूरगामी परमानेंट चेंज आए इन पीपल्स लाइव्स, गुड ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आए, वो सब सोच के बजट को बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव जी, मेनी पीपल आर सेइंग कि सब्सिडीज पर बहुत अटेंशन पे किया गया है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी तो थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पेट्रोलियम सब्सिडी नीचे आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि मनरेगा में जो एलोकेशन है उसको कम कर दिया गया है, और विपक्ष का कहना है कहीं ना कहीं मनरेगा में एलोकेशंस कम करने का मतलब है कि ये गरीबों के लिए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए, स्पेशली एट अ टाइम जब बेरोजगारी एक बड़ा चैलेंज है, ये थोड़ा सा इनसेंसिटिव बजट है। आज विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? विपक्ष के जितने विद्वान हैं उन सबको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है। डिमांड ड्रिवन स्कीम में जितनी डिमांड आती है उसके हिसाब से एलोकेशन होता है। मनरेगा के एलोकेशन को एक बिल्कुल अननेसेसरी फसाड बना के विपक्ष पेश कर रहा है। आप देखिए, गरीबों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, क्या आवास योजना में जो एक्स्ट्रा एलोकेशन किया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना में, क्या उससे रोजगार जनरेट नहीं होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का जो आवंटन हुआ है, इससे अगर कोई भी एस्टिमेट करे, इकोनॉमिस्ट्स कैन डू अ बेटर जॉब ऑन दिस, close to 1 crore 20 lakh jobs will be created. आज आप देख रहे हैं प्रोविडेंट फंड का अगर डेटा उठा के देखें, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ओरिएंटेड एंड एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड पॉलिसीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, टुडे द नेट जॉब, मैं नेट बोल रहा हूँ, जो कि माइनस हुए और जो रीजॉइन किए और नए, इन सब का नेट जॉब एडिशन प्रोविडेंट फंड में जो हो रहा है, दैट इज ऑलमोस्ट 15 लाख पर मंथ। 15 लाख पर मंथ, इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर। विपक्ष पहले अपने गिरेबान में जाके पहले देखे कि कैसे उन्होंने पॉलिसी पैरालिसिस का एक देश को जकड़ के रखा हुआ था। आज उससे देश बाहर आके प्रधानमंत्री जी के इन 8 वर्षों के कार्यकाल में एक मजबूत अर्थव्यवस्था की तरह उभरा है। हर एक वंचित वर्ग को अगर आप देखोगे, चाहे उज्ज्वला स्कीम देखिए, जन धन देखिए, आवास योजना देखिए, उजाला देखिए, रेहड़ी पटरी वालों के लिए स्वनिधि देखिए, हर एक सेक्शन, एवरी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हैज़ बीन गिवन व्हाट देयर ड्यू इज़ एंड अ ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इज़ बीइंग ब्रॉट इन देयर लाइव्स। हर जगह टेक्नोलॉजी का उपयोग है। एग्रीकल्चर में देखिए, आज जैसे हमारा डिजिटल इंडिया स्टैक को दुनिया भर में एक्सेप्ट किया गया है एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, आज उसका इक्विवेलेंट प्लेटफॉर्म पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एग्रीकल्चर के लिए माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में उसका पूरा उल्लेख किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 5G के लिए 100 लैब्स, किसी दूसरे दुनिया के किसी देश में 100 लैब्स नहीं होंगी। ये जो इतना फॉरवर्ड लुकिंग रेलवे के लिए रिकॉर्ड एलोकेशन, जिससे कि 1275 स्टेशंस को रीडेवलप किया जा सके। पिछले साल 3000 किलोमीटर कवच किया था, इस साल 5000 किलोमीटर कवच किया जा सके। वर्ल्ड क्लास वंदे भारत ट्रेन, अभी रिसेंटली मैं डेवोस किया था, तो डेवोस से ज्यूरिक ट्रेन में बैठ के आया। स्विट्ज़रलैंड में जो ट्रेन चलती हैं उनको अगर कंपेयर करें, डेफिनेटली हमारी वंदे भारत ट्रेन राइड क्वालिटी में इक्वल है या बेटर है। साउंड में जो अंदर नॉइज़ लेवल होता है उसमें इक्वल है या बेटर है। एक्सेलरेशन में सर्टनली बेटर है। तो एक ये जो इंडिया के हमारे जन जन की जो आकांक्षा है, हमारे मिडिल क्लासेस की जो आकांक्षा है, उन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला भागीरथी प्रयास है। अमृतकाल का पहला बजट है। डेफिनेटली दिस विल ले अ फाउंडेशन फॉर अ डेवलप्ड कंट्री बाय डेवलप्ड इंडिया बाय 2047।
Ashwini Vaishnav ji, you spoke about the allocations for railways, 2.4 lakh crores, 2.5 लाख करोड़ का एलोकेशन है, लेकिन लोगों को कुछ उम्मीदें थी कि शायद सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई टिकट फेयर्स में कोई कंसेशन होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, लेकिन वहां तो फेयर हो चुके हैं इस वक्त डायनामिक। लोगों का सवाल और पब्लिक के सवाल आ रहे हैं, उसमें यह सवाल पूछा जा रहा है कि सुविधाएं भी, सर्विसेज भी डायनामिक होंगे। सर्विसेज बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रही है। आप पिछले 8 साल में देखिए, रेलवे स्टेशंस पे क्लेanलीनेस, पैसेंजर एमिनिटीज़, जगह जगह एस्केलेटर्स, जगह जगह लिफ्ट्स, जो वेटिंग एरियाज़ हैं उनको इम्प्रूवमेंट, अच्छी टॉयलेट्स, हर तरह से पैसेंजर एमिनिटीज़ स्टेशंस पे इम्प्रूव हुई है, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुई है। आप कहीं से भी किसी भी पैसेंजर से आज पूछ के देख लीजिए। मैंने पर्सनली कम से कम 500-600 पैसेंजर्स को पूछा है। कई बार मैं ऑर्डिनरी ट्रेन्स में जाके पैसेंजर्स के साथ इंटरेक्ट किया हूँ। मोदी जी ने जिस तरह से रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन किया है, आज सोचो हिंदुस्तान में कभी सोचा जा सकता था कि वंदे भारत जैसी ट्रेन हिंदुस्तान के इंजीनियर्स डिज़ाइन करके बने। ये जब पीएम साहब ने इतना ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिया है, उस अप्रोच में अब बहुत फोकस रहेगा स्टेशंस के रीडेवलपमेंट का, जिससे कि 1275 बड़े स्टेशन जैसे न्यू दिल्ली स्टेशन है, अहमदाबाद स्टेशन है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, इस तरह के बड़े स्टेशन, बैंगलोर कैंट है, इस तरह के बड़े स्टेशन को, और मीडियम लेवल के स्टेशन जितने भी हैं, पुरी स्टेशन है, जोधपुर स्टेशन है, जयपुर स्टेशन है, मीडियम स्टेशंस और छोटे स्टेशन, 1275 स्टेशंस का डेवलपमेंट का काम तेज़ी से चल रहा है। ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज है। वंदे भारत अभी तक केवल चेन्नई में बनती थी, आईसीएफ चेन्नई में। इस साल वंदे भारत का प्रोडक्शन लातूर में भी होगा, सोनीपत में भी होगा, रायबरेली में भी होगा। तो एक रैपिड प्रोडक्शन, उसको रैंप अप करना, जिससे कि पैसेंजर्स को बेटर से बेटर फैसिलिटीज़ मिले, अच्छी से अच्छी फैसिलिटीज़ मिलने लगे। कवच 5000 किलोमीटर इस साल लिया जाएगा। हाइड्रोजन ट्रेन इस साल डेवलप हो रही है। दिसंबर 2023 तक भारत में डिज़ाइन, भारत में निर्मित हाइड्रोजन ट्रेन रोल आउट होगी। जितने हमारे हेरिटेज सर्किट्स है, कालका शिमला, इस तरह के हेरिटेज सर्किट्स में पहले हाइड्रोजन ट्रेन्स लगाई जाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन जितना 60 साल में नहीं हुआ, उससे ज़्यादा 8 साल में हुआ। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आज विजिबल है, आज सबको दिखता है। इस साल मेगा सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे कि जो नेट ज़ीरो का टारगेट है 2030 तक रेलवे का, इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत करीब 85% कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है उसको भी ग्रीन करें, ऐसा पीएम साहब ने हमको टारगेट दिया है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रेलवे के लिए विजन है, ये बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव विजन है। लेकिन अश्विनी वैष्णव जी, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो सीनियर सिटीजन्स की रियायत के बारे में मैंने पूछा था, क्योंकि उनका दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। इस पर कुछ कदम उठाने वाली है सरकार? ऑलरेडी रेलवे 55% कंसेशन सभी पैसेंजर्स को देता है। रेलवे पैसेंजर्स को 52,000 करोड़ की सब्सिडी देता है। ये नंबर पहले ज़्यादा था, कोविड के पीरियड में 52,000 करोड़ की सब्सिडी देता है। इतनी बड़ी सब्सिडी, इतना बड़ा नेटवर्क, डेफिनेटली संवेदनशील सरकार, हमारा सोशल ऑब्लिगेशन है। इसीलिए फूड ग्रेन के ट्रांसपोर्टेशन पे, फर्टिलाइजर्स के ट्रांसपोर्टेशन पे, पैसेंजर्स में, इन सब में एक सब्सिडाइज्ड वे पे भारत सरकार सब्सिडी देती है ऑलरेडी। हरदीप जी, एक बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। एनर्जी प्राइसेस जो है वो पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, पर यहां सवाल ये उठता है हरदीप जी कि डीजल के रेट बहुत ज्यादा हैं और ये डीजल के रेट किसानों को भी इंपैक्ट करते हैं। पेट्रोलियम पर सब्सिडी कम हुई है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% से ज्यादा बढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडी बढ़ी नहीं है, बस पेट्रोलियम में आप सब्सिडी देने को तैयार नहीं हैं। ऐसा क्यों? जहां तक पेट्रोलियम सेक्टर की बात, आप उस पूरा टोटलिटी देखिए, सब्सिडी की बात नहीं है इस समय। बात यह है कि आपको ग्रीन
एनर्जी में ट्रांजिशनिंग करनी है। तो अभी बहुत प्रोविजंस है इस बजट में। मैं आपको कुछ बता दूं, इससे पहले जब अनाउंसमेंट हुई थी तो 19,800 crore had been set aside for under the PLI scheme. That is one. अभी 5% CBG की मैंडेटरी ब्लेंडिंग होगी, उससे हमारे फार्मर्स को फायदा होगा। दूसरा 38,000 crore, if I remember the figure, the 35,000 crore has been set aside for capital expenditure and green energy transitioning. So this is money being put in for a sensible growth and energy transition route. सब्सिडी क्या होती है कि आप पेट्रोल प्राइस को कंज्यूमर तक सब्सिडाइज करें। हमने ऑलरेडी ऑन 2 occasions माननीय प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 2021 और मई 2022 को सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कम की थी, एट अ टाइम व्हेन द कंट्री में कम से कम 800 million people were being fed 3 meals of dry ration in a day. So you have to look at the totality.